चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन में दिया है कि f is f0 into 1 minus e to the power minus t by lambda. Plot the variation of f with t. तो कैसे करेंगे? ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। आप देखो कि f t is equal to 0, तो वैल्यू ऑफ f t is equal to 0 में e to the power 0 हो गया 1, e to the power 0 हो गया 1, तो f का वैल्यू हो गया 1 minus 1, that is f0 into 1 minus 1 is equal to 0. At t is equal to infinity, at t is equal to infinity, आप देखोगे इसमें क्या हो रहा है कि हमारा जो फोर्स है t is equal to infinity डाल देंगे तो ये हो जाएगा f0 into 1 minus e to the power minus infinity, can be written as f0 into 1 plus 1 by e to the power infinity, but anything to the power infinity is 0, 1 plus 0 is 1, so it comes out to be f0. That means the force will vary something like this. Initially the force was 0, at t is equal to 0 the force was 0, the force increases, this is an exponential function, or after a long time the force is constant f0, after a long time the force is constant f0, so the graph will go like this. You say this is the variation of the graph. Final value, the asymptotic value means the tangent at infinity is called an asymptote. ठीक है, टर्म है। A tangent drawn to a curve at infinity is called asymptote. ये क्या है वैल्यू? ये हो गया 0. So this is what is the plot of f versus t. This is what is the plot of f versus t. ठीक है। Now we'll see the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि ये जब ये कोई पार्टिकल था मास m का, इसको x इक्वल टू a पे छोड़ दिया गया, उसके ऊपर कंटिन्यूअसली ऐसा एक फोर्स आ रहा था। जब ऐसा एक फोर्स कंटिन्यूअसली आ रहा था तो उस फोर्स के चलते वो इधर आएगा क्योंकि माइनस आई कैप है। बोल रहा है जब ये यहाँ पर आके पहुंचा है तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। इसको सॉल्व करने की दो अलग तरीका है। एक हुआ यूजिंग द मेथड्स ऑफ काइनेटिक्स, दूसरा हुआ यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, जो थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताया था। पहला वाला हो चुका है तो पहले वाले को मैं मिटाता हूं क्योंकि इसमें स्पेस नहीं होगा। दोनों तरीके से करेंगे, ठीक है। फर्स्ट मेथड हुआ ab initio प्रिंसिपल, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। इसका सॉल्यूशन में हम देखेंगे कि क्या हुआ है। It starts from rest, दिया गया है the particle starts from rest at a, मतलब starts from rest particle, starts from rest means here the initial velocity was 0. Anyway, now how to do this question, please listen carefully. यहाँ पर दिया गया है force is how much, force is given to be minus k by x cube I k. So what will be the acceleration? Force by mass, so it is minus k by m x cube I k, ये हो गया acceleration. अब देखो इतना डिस्टेंस जाने के बाद एक्सीलरेशन दिया है एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इतना डिस्टेंस जाने के बाद उसका वेलोसिटी क्या होगा हम जानना चाहते हैं, ठीक है। तो एक्सीलरेशन, डिस्टेंस और वेलोसिटी में क्या रिलेशन है? तुरंत हमारे दिमाग में आया कि जो एक्सीलरेशन है इट इज रिलेटेड टू द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट बाय द रिलेशन a इक्वल टू v dv by dx। ये फॉर्मूला तो सबको मालूम होगा, ये फॉर्मूला सबको मालूम होगा। अगर नहीं है तो थोड़ा सा यहाँ पे रफ वर्क बता देता हूँ। एक्सीलरेशन इज dv by dt, कैन बी रिटन एज dv by dx into dx by dt. dx by dt gives you v, so it is coming out to be v dv by dx, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया ये
वी डी वी बाई डी एक्स। तो इसका वैल्यू कितना दिया गया है, माइनस के बाई एम एक्स क्यूब, ऐसा दिया गया है। ठीक है, तो वी डी वी कितना हो गया, इट इज माइनस के बाई एम एक्स क्यूब डी एक्स। नाउ इफ आई इंटीग्रेट बोथ दी साइड्स, if I integrate both the sides, integrating both the sides, आप कहोगे v dv का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू माइनस के बाय एम एक्स क्यूब डी एक्स का इंटीग्रेशन। लिमिट्स डालना है, लिमिट्स क्या डालना है, कहां से चलना शुरू किया, x इक्वल टू ए से, कहां पर पहुंचेगा, एट x इक्वल टू x1। बुक में x लिखा है, मैं x1 लिख दिया हूं ताकि समझने में आपको आसान लगेगा। एट x इक्वल टू x1, तो x का वेरिएशन कहां से शुरू हुआ, एट x इक्वल टू a, कहां पे खत्म होगा, एट x इक्वल टू x1। अच्छा, ये बात है। वेलोसिटी इनिशियली कहां से शुरू हुआ, यहां पर वेलोसिटी क्या था, u वाज 0, यहां पर वेलोसिटी v है, वही पता करना है। तो वेलोसिटी वेराइज फ्रॉम u2 that is 0 to v। if you integrate, इसका इंटीग्रेशन होता है v square by 2, v dv का इंटीग्रेशन v square by 2 लिमिटेड फ्रॉम 0 to v, 0 to v is equal to, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इट इज माइनस के बाई एम को बाहर रखो, x टू द पावर माइनस 3 प्लस 1 बाय माइनस 3 प्लस 1, 0 to x1। इसमें अपर लिमिट डाले तो v स्क्वायर बाई 2 और लोअर लिमिट डाले तो इट इज माइनस के बाय, ये हो गया माइनस 3 प्लस 1 हो गया, ये हो गया माइनस 2, माइनस माइनस प्लस हो गया, के बाई 2m, के बाई 2m, ये हो गया x टू द पावर माइनस 2, तो हो गया 1 बाई एक्स स्क्वायर लिमिटेड फ्रॉम 0 टू x1। सिंपलीफाई करें तो दिस इज गिविंग यू क्या, के बाय 0 टू x1। अच्छा, लोअर लिमिट भी डालना है, 1 बाय x इज इक्वल टू 0 टू x1 के लिए, सॉरी ये a था, सॉरी ये 0 नहीं था, a था, मैं लिखने में गड़बड़ कर दिया हूं। x इज इक्वल टू a से, हाँ, तो ये वैल्यू कितना हो गया, k बाय 2m, और ये हो गया 1 बाय x1 square minus 1 by a square, that is v square by 2, and v can be found out of it. What is v can be found, correct all terms one side, simplify, get the value of v। अगर दूसरा मेथड में कहेंगे तो हम देखेंगे बाय वार्क-एनर्जी थ्योरम, थोड़ा हम लोग वार्क-एनर्जी थ्योरम आगे पढ़ लेंगे तो आपको अप्लाई करने में आसान होगा। मैं बता देता हूं, यू हैव टू फाइंड आउट द वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग फ्रॉम हियर टू हियर, दैट इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अगर फोर्स ये है ओवर द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द वर्क डन, fdx का इंटीग्रेशन करो यहां से यहां तक। इंटीग्रेशन करने के बाद उसको आप निकालो कि जो वर्क डन हुआ दैट इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। पहले तो कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं था, फाइनली काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर हो गया है। सो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू वर्क डन, उसमें से भी v आपको मिलेगा और एग्जैक्टली यही मिलेगा जो हम लोग निकाल रहे हैं। तो ऐसा क्वेश्चन दिया है, इसमें दिया है, पूछा है फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू जीरो फॉर व्हिच द ब्लॉक, सॉरी ब्लॉक नहीं, the which does not slide on फ्लोर के ऊपर स्लाइड नहीं करेगा। अक्सर होगा क्या, सोच लो, यू मस्ट बी एबल टू रियलाइज कि अगर मान लो कि यहाँ पर एक बहुत ही हेवी ब्लॉक रख देंगे, वो फिसल के नीचे आएगा तो इसको ढकेल देगा अंदर। और वैसे भी अगर आप न्यूटन्स फर्स्ट लॉ लगाओगे तो अगर ये सिस्टम को कंसीडर करेंगे, इनके ऊपर जो भी फोर्स आ रहा है ये पूरे को एक सिस्टम मान लेंगे, वेट नॉर्मल रिएक्शन वगैरह आ रहा है, इनके बीच में जो फोर्स है तो इंटरनल फोर्स हो गया, कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है। सो सेंटर ऑफ मास इज नॉट गोइंग टू डिस्प्लेस हॉरिजॉन्टली। इसका मतलब ये अगर इधर को आएगा ये थोड़ा इधर को जाएगा ताकि सेंटर ऑफ मास जहां था वही रहेगा।
ये दोनों चीज कहने के पीछे मेरा मकसद ये था कि जब ये ब्लॉक फिसलने की शुरू करेगा, ये इधर जाने की कोशिश करेगा। अब जा पाएगा नहीं जा पाएगा डिपेंड्स अपॉन द फ्रिक्शन ही है। बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होगा तो एक्सटर्नल फोर्स हो गया। अभी ये ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे? ये जो ब्लॉक है ये स्लाइड करके नीचे आ रहा है, इसके ऊपर जो फोर्सेस है वो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, फ्रिक्शन तो है नहीं, एंड इट इज स्लाइडिंग डाउन। इफ एट ऑल यू सूडो फोर्स ऐसा होगा। तो सीधे सीधे हमें समझ में आ गया कि दिस इज mg cos थीटा, दिस इज mg sin थीटा। हियर व्हाट इज r? r इज mg cos थीटा। ठीक है, ठीक है, r इज mg cos थीटा। नाउ सी फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 2m हो गया ये वाला मास, है ना। इसके ऊपर ये r आ रहा है, क्योंकि r ये इसके ऊपर दिया है तो ये भी इसके ऊपर देगा r। अच्छा, और इसका अपना वेट है 2mg, उसके ऊपर अपना नॉर्मल रिएक्शन है, कॉल इट r। और समझ में आ चुका है कि इधर फिसलने की कोशिश कर रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी इन दिस डायरेक्शन। और क्या? और पूछा है मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू, मतलब म्यू और थोड़ा सा भी कम होता तो ये फिसल जाता। मतलब अभी ये जस्ट फिसलने वाला है, जस्ट फिसलने वाला है, मतलब आप कहोगे ये फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? म्यू 0 इंटू आर। सो दीज आर द फोर्सेस। ये हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम को देख लिए। चलिए देखते हैं, अगर ये एंगल थीटा है जिसको 45 दिया गया है, ये एंगल अगर थीटा है जो 45 है, तो ये एंगल भी तो थीटा है और ये एंगल भी तो 45 है, क्योंकि ये सारा एंगल 45 है। ये 45 तो ये 45, और ये तो नॉर्मल रिएक्शन है तो ये भी 45 है। तो हमारा जो r है उसको हम r को दो डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया r कितना, ये कितना हो गया r cos 45, और एक कंपोनेंट रहेगा हॉरिजॉन्टल और एक कंपोनेंट रहेगा वर्टिकल। ये कितना होगा? ये भी r sin 45। ओ ऐसा है क्या? अच्छा, इधर भी r इधर भी r, देयर मे बी कंफ्यूजन। लेट अस कॉल इट r1, इधर को कहते हैं r2। ठीक है, नीचे वाले को कहते हैं r2। हाँ, अगर ये बात है, चलिए ब्लॉक तो ये जो वेज है ऊपर नीचे तो हो नहीं सकता, जाएगा तो इधर जाएगा। अभी तो फिलहाल लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है, तो हम कहेंगे सिग्मा fy इज इक्वल टू 0 गिव्स यू r2 इज इक्वल टू 2mg प्लस r by root 2। इट इज 2mg प्लस r by root 2। ये हो गया r2 का वैल्यू, और r मतलब ये r1 था ना, ये r1 था। r1 का वैल्यू क्या था? mg cos थीटा, मतलब mg by root 2। mg cos थीटा का मतलब था mg by root 2, है ना। यस, क्योंकि थीटा का वैल्यू 45 डिग्री दिया है ना, mg by root 2। तो r1 का वैल्यू हो गया, ये हो गया r1 by root 2, ये r1 into root 2, r1 by root 2 इधर को, ये इधर को। तो r2 is equal to 2mg plus r1 by root 2, r1 by root 2। जबकि r1 का वैल्यू आपको मालूम है कितना? mg by root 2 डाल दो, ये mg by root 2 by root 2 हो गया mg by 2, है ना। सो इज इक्वल टू 2mg प्लस mg by 2, दैट इज 2.5 mg, और r2 इतना है। ठीक है, अब ये नहीं फिसलना चाहिए। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? होता है FL, यह हमें मालूम है। सिग्मा fx इज इक्वल टू 0, तो इधर का फोर्स मस्ट बी इक्वल टू इधर का फोर्स, तो हम कहेंगे r1 by root 2 मस्ट बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू, ये लिखे थे r2, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? म्यू 0 r2 इज इक्वल टू म्यू 0 r2। r1 था mg by root 2, r1 था mg by root 2, mg by root 2 का वैल्यू डाल दिए तो इट इज mg by 2, ठीक है ना। दैट इज इक्वल टू म्यू 0
R2 क्या हो गया, R2 तो निकला 2.5 mg, so it is 5 mg by 2, 2.5 mg can be written as 5 mg by 2। ये गए दोनों तरफ से, तो म्यू जीरो का वैल्यू आ गया 1/5 और 0.2। समझ में आना चाहिए, देख लो। यस सर। सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, इसमें इसका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। सपोज यहाँ पर कोई एक लेडर है, ध्यान से देख लेना हर कोई। अब ये लेडर जो है वो ऐसे रखा है और ये लेडर ऐसे रखा है, तो मान लो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ1 है, यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ2 है, ये लेडर ऐसे रखा है। इन which of following cases the ladder cannot be in equilibrium, ladder cannot be in equilibrium। ओ ऐसा है, कौन सा केस में लेडर इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकता? मैं ऑप्शन दे रहा हूं। μ1 एंड 0, μ1 0 है, μ2 0 है। μ1 is not 0 but μ2 0 है। μ1 is 0 but μ2 is not 0। और D में μ1 is not 0, μ2 is not 0। इनमें से कौन सा केस में ये लेडर इक्विलिब्रियम में रह सकता है? अच्छा ऐसा बात है, तो कैसे करेंगे? चलिए सोचते हैं लेडर का फ्री बॉडी डायग्राम। ये लेडर का फ्री बॉडी डायग्राम कुछ ऐसा है। ऐसा फ्री बॉडी डायग्राम में देखेंगे तो इसका वेट तो आ ही रहा है, यहाँ पर तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा, इसको कौन रोक सकता है? यहाँ पर भी नॉर्मल रिएक्शन आएगा, इसको कौन रख सकता है? अब ये अगर इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा तो फिसल जाएगा, मतलब ऐसे गिरेगा, मतलब यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स अगर होगा फिसलेगा तो इट विल बी समथिंग लाइक μ2 R2, ठीक है। और यहाँ पर ये फिसलेगा तो ये इधर जाएगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे होगा μ1 R1। अगर दिस लेडर इक्विलिब्रियम में नहीं है तो ये हाल होगा। अच्छा यहाँ पर ऐसे करके आएंगे चीजें। अब अगर ये स्लाइड कर रहा है तो हम कहेंगे ऐसा है, और स्लाइड नहीं कर रहा है तो मान लो कि यहाँ पर खाली फ्रिक्शनल फोर्स ही लिख देते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स 2, फ्रिक्शनल फोर्स 1। अगर स्लाइड नहीं कर रहा है तो हो सकता है फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम नहीं होगा, कुछ होगा, क्योंकि स्लाइड करेगा तभी मैक्सिमम है। नाउ यू थिंक अगर μ1 0 μ2 0 तो दोनों 0 हो गए, ये भी गायब हो गया, ये भी गायब हो गया। सरफेसेस आर एब्सोल्युटली स्मूथ, सरफेसेस आर एब्सोल्युटली स्मूथ। तो हार कैसा हो गया देखो, तो ये रॉड के ऊपर बच गए कौन सा फोर्स? बच गए ये फोर्स, ये फोर्स, ये फोर्स। क्या ये तीन फोर्स किसी बॉडी को इक्विलिब्रियम में रख सकते हैं? सोचने की लाखों तरीके हैं। पहला क्या हुआ कि ये तीन फोर्स अगर आ रहे हैं, तीनों को कंकरेंट होना चाहिए, नहीं हो रहे, नहीं रहेगा। दूसरा हुआ सिग्मा एफएक्स 0 हो सकता है, अगर ये नहीं है, सॉरी ये नहीं है, सॉरी नहीं है, फ्रिक्शन नहीं, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स अभी गायब है। बच गया कौन? R2। हाँ, तो तीनों तो आपको दिख नहीं रहे कि कंकरेंट है, तो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। दूसरा हुआ सिग्मा Fy हो सकता है 0 होगा, लेकिन सिग्मा Fx कैसे 0 होगा इक्विलिब्रियम के लिए? सो दिस कैन नॉट बी ए केस। ये केस में ये इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकता। थिंक ऑफ द सेकंड केस, μ1 0 μ2 नॉट 0। μ1 0 मतलब μ1 0 मतलब ये फोर्स गायब हो गया, μ1 नॉट 0, सॉरी μ1 नॉट 0 मतलब ये फोर्स है, μ2 0 मतलब ये फोर्स गायब हो गया। क्या अभी सिग्मा एफएक्स सिग्मा Fy 0 हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं। इधर को है, इधर को है, हो सकता है ये बैलेंस हो गए भाई, सुटेबल वैल्यूज इधर को है, इधर को बैलेंस हो गए। हाँ, ये दिस में भी एक केस ऑफ इक्विलिब्रियम। ये केस में पूछा है कैन नॉट बी, तो इसीलिए मैं इसे लगाया, इस केस में इट कैन नॉट बी। थर्ड केस में μ1 0 μ2 नॉट 0, μ1 इज 0, μ1 तो यहाँ पर था, μ1 0 हो गया मतलब ये गायब हो गया, μ2 नॉट 0 मतलब ये एग्जिस्ट कर गया। ठीक है, देखो ये फोर्स अभी नहीं है, क्या अभी सिग्मा एफएक्स 0 हो सकता है? अगर ये नहीं है तो सिग्मा एफएक्स तो 0 नहीं हो सकता, ये ढकेल के ले जाएगा। सो दिस कैन नॉट बी ए केस ऑफ इक्विलिब्रियम।
दोनों जीरो नहीं है, हाँ दोनों जीरो नहीं है तो पकड़ के रखेंगे बात सही। सो द बॉडी कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ ए एंड इन केस ऑफ सी। समझ में आ गया? अब लेट अस गो बैक टू हिज डाउट। वो पूछा है कि दिया है हमारे क्वेश्चन में दिया है कि दी वॉल इज स्मूथ। सपोज हम कहेंगे इफ μ2 इज 0, ठीक है, दिया है कि μ2 0 है और इसका मास m है। तो पूछा है कि अभी आपके डाउट में जाते हैं। आपके डाउट में दिया है कि एक लेडर है, आपका डाउट मस्ट बी नाउ क्लैरिफाइड थ्रू दिस एग्जांपल। एक लेडर है, दिया है कि वॉल इज स्मूथ, वॉल पे कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, इसका मास 10 kg है। और क्या दिया है, ये क्वेश्चन में दिया है कि अभी ये हाल में है और नीचे का जो है 60 डिग्री एंगल दिया है। थोड़ा देख लेता हूं, दिया है कि एंगल है 60 डिग्री। और क्या दिया है, लेडर ऑफ मास 10 kg हेल्ड रेस्ट मतलब ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में अगेंस्ट ए स्मूथ वॉल, मतलब यहां पर μ0 है। और क्या दिया है, ऑन ए रफ ग्राउंड एज शोन इन फिगर द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बिटवीन द वॉल एंड द लेडर। मतलब अगर ये यहां पे μ0 है तो यहां पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या है, ऐसे करके पूछा है। ठीक है, अब ये इक्विलिब्रियम में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यहां पर क्या होगा जानने के लिए मैं तो सॉल्व कर दूंगा। यहां पर कुछ नॉर्मल रिएक्शन होगा, कॉल इट, ये है R2 और ये है R1। अब ये फिसलने वाला है, ये नहीं कहा कि जस्ट फिसलने वाला है, हो सकता है कुछ फ्रिक्शनल फोर्स होगा, हो सकता है कि कुछ फ्रिक्शनल फोर्स होगा। इसलिए तो इक्विलिब्रियम में हम ये नहीं कहेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू आर, ये नहीं कहेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू आर। व्हाई? बिकॉज ये नहीं दिया कि लेडर जस्ट फिसलने वाला है, ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स है। सॉल्यूशन में हम क्या देखेंगे, सिग्मा fx is equal to 0, sigma fx is equal to 0 gives you R2 is equal to frictional force on ground। तो ग्राउंड पे जितना फ्रिक्शनल फोर्स होगा वही होगा इसका नॉर्मल रिएक्शन ऑन दी वॉल। अब ग्राउंड पे कितना फ्रिक्शनल फोर्स होगा जानने के लिए हमें मेथड ऑफ मोमेंट्स यूज करना पड़ेगा। ठीक है, मेथड ऑफ मोमेंट्स यूज करना पड़ेगा। और दूसरे तरीके से भी आप कह सकते हो, यू फाइंड मोमेंट ऑफ ऑल दिस फोर्सेस, दिस फोर्स अबाउट दिस पॉइंट, इसके लिए ऐसा मूवमेंट बनेगा, इसके लिए ऐसा मूवमेंट बनेगा, दोनों मूवमेंट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो आपको नेट फोर्स यहाँ पे मिल जाएगा, मतलब R2 का वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा। सो R2 कैन बी फाउंड बाय मेथड ऑफ मोमेंट्स। मैं अभी कर देता हूं इसको, लेकिन आज मैं यही आर्टिकल पढ़ाने वाला था आपको कि मेथड ऑफ मोमेंट्स से न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं एंड व्हाट इज मेथड ऑफ मोमेंट्स। तो थोड़ा सा मैं सॉल्व कर देता हूं क्योंकि वी आर रिकॉर्डिंग थिंग्स हियर, तो इसको पूरा कर देते हैं। तो आप कहेंगे अगर ये पॉइंट ए है, फॉर इक्विलिब्रियम सिग्मा एम ए मस्ट बी इक्वल टू 0, तो ए में जब मूवमेंट निकालेंगे फ्रिक्शनल फोर्स और R1 दोनों के लिए मूवमेंट 0 बनेगा क्योंकि दे आर पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। 10G के लिए कुछ मूवमेंट बनेगा, सो 10G that is clockwise movement about A must be equal to anti-clockwise movement, ठीक है, एंटी-क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट ए। क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन बना रहा है, ये R2 इसको इस पॉइंट में ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है क्लॉकवाइज, कितना जोर से, इट इज R2 इनटू दिस डिस्टेंस। मालूम नहीं इसका लेंथ क्या है, assume the length to be L, तो ये लेंथ हो गया L sin 60, that is equal to एंटी-क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन बना रहा है, mg बना रहा है, 10G इनटू दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस। ये पर्टिकुलर डिस्टेंस कितना है, पर्टिकुलर डिस्टेंस ये L/2 है, ये पूरा चीज L/2 है क्योंकि ये मिड पॉइंट में कर रहा है, ये 60 डिग्री है तो L/2 cos 60, सो इट इज L/2 cos 60। L हम अज्यूम किए थे, हो गया, इसमें से R2 निकल जाएगा। हो सकता है आपको थोड़ा सा अनबन लगेगा,
क्योंकि हम लोग मेथड ऑफ मोमेंट्स अभी पढ़े नहीं। अब पूछे तो बता दिए, आज की क्लास में हम लोग मेथड ऑफ मोमेंट्स पढ़ने वाले हैं। आपकी डाउट खत्म होगा उसके बाद, ठीक है। क्या दिया है यहाँ पर? कोई एक पुली अरेंजमेंट है, यहाँ पर एक ब्लॉक झूल रहा है, लिखा है द थ्रेड can withstand, tolerate, endure, it can bear a maximum tension in mg. अच्छा, find what can be maximum velocity. What can be maximum velocity? What is the maximum velocity with which the block can reach the pulley? ओहो, कितना सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा ठीक है, हम देखेंगे पूछ रहा है कि कितना मैक्सिमम वेलोसिटी में पहुंचेगा। क्वेश्चन में दिखा है कि जल्दी पहुंचने के लिए, अब जल्दी पहुंचेगा तो ज्यादा वेलोसिटी में पहुंचेगा। कितना मैक्सिमम वेलोसिटी में पहुंचेगा? मैक्सिमम वेलोसिटी में तब पहुंचेगा जब मैक्सिमम एक्सीलरेशन में जाएगा। तो हम क्या कहेंगे सॉल्यूशन में? मैक्सिमम एक्सीलरेशन इज ए। चलो ये मानते हैं, अगर मैक्सिमम एक्सीलरेशन ए है मतलब क्या, उससे ज्यादा एक्सीलरेशन में क्यों नहीं ले सकते? लेंगे तो ये टूट जाएगा, थ्रेड टूट जाएगा। इसका वेट है mg और ऊपर टेंशन कितना है? T = Lmg और ये एक्सीलरेट कर रहा है a में, मैक्सिमम एक्सीलरेशन, तो सीडो फोर्स आएगा a में। तो आप कहोगे Nmg और T = mg + ma। कैसे हुआ? ऐसा होता है, भगवान की माया है, हमें मालूम है। तो फिर T का वैल्यू हो गया Nmg = mg + ma। इससे पता चला कि मैक्सिमम एक्सीलरेशन विथ व्हिच यू कैन लिफ्ट दिस इज a = n-1 बाय a = n-1 × g। और ये मैक्सिमम एक्सीलरेशन हुआ। अच्छा, ये अगर एक्सीलरेशन है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? h डिस्टेंस जाएगा ना। जब ये पहुंचेगा h हाइट में तो डिस्प्लेसमेंट हो गया h। पूछा है भी, ये तो कोई भी एड़ा मेड़ा निकाल सकता है ना। v² = u² + 2s आप निकाल सकते हो। a मालूम है, u मालूम है, s मालूम है, तो भी तो निकल जाएगा। हम क्यों करें? आप करिए, है कि नहीं? छोटे मोटे चीज आपको करना चाहिए। क्या दिया है? कोई एक स्प्रिंग है जिसका लेंथ जब L1 था तो टेंशन था 4 न्यूटन, फिर लेंथ इज L2 तो टेंशन इज 5 न्यूटन, फाइंड लेंथ फिर टेंशन इज 9 न्यूटन। मालूम नहीं उसका नेचुरल लेंथ क्या है। नेचुरल लेंथ इज d। ये मैं सॉल्यूशन बनाने की कोशिश कर रहा हूं। लेट नेचुरल लेंथ इज d। अच्छा, तो और स्प्रिंग कांस्टेंट इज k, ठीक है। तो आप क्या कहोगे? जब लेंथ L1 है उसमें एलोंगेशन क्या हुआ? व्हेन लेंथ इज L1। तो हम स्प्रिंग के लिए F = kx वाला फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, तो आप कहोगे F = kx। दिया है F इज 4 न्यूटन और k कितना है? k तो हम मन से दिए हैं। x कितना है? कितना एलोंगेशन हुआ है? नेचुरल लेंथ d है, अब है L1 तो इट इज L1 - d। ओहो, ऐसा है। व्हेन लेंथ इज L2 तो अगेन फोर्स कितना है? 5 न्यूटन का, k × L2 - d। ऐसे करके दिया है, ठीक है ना।
हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए था व्हाट इज द फोर्स व्हेन इट इज 9 न्यूटन, व्हाट इज L3, हमें L3 चाहिए व्हेन फोर्स इज 9 न्यूटन। और ठीक है, ठीक है, आप चाहो तो ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके L1 L2 के वैल्यू निकाल सकते हो, या फिर थोड़ा ऐसे सोच सकते हो, हमें चाहिए L2 माइनस डी। तो ठीक है, जब वो 5 न्यूटन हुआ, अच्छा, और ये बढ़ गया कितना, ये बढ़ गया 9 न्यूटन हो गया, मतलब 4 न्यूटन और बढ़ गया। मतलब इस समय का एलंगेशन प्लस इस समय का एलंगेशन, दोनों समय का एलंगेशन हमें जोड़ देंगे तो मिल जाएगा, क्योंकि इस केस में कुछ एलंगेशन है 4 से 4 न्यूटन, इस समय में भी कुछ एलंगेशन है 4 से 5 न्यूटन। मान लो इस समय में 2 सेंटीमीटर एलंगेटेड था और फोर्स था 4 न्यूटन, ये समय में मान लो कि 3 सेंटीमीटर था, फोर्स था 5 न्यूटन। अगर 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एलंगेशन होता तो 4 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन होता। मतलब द एलंगेशन इन द थर्ड केस must be equal to elongation in the first case plus elongation in the second case, है ना। तो हम कहेंगे elongation in the third case must be equal to this plus this, इस केस में L1 माइनस डी, ये L2 माइनस डी, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये 9 न्यूटन। हाँ, तो L1 प्लस L2 हो गया, डी का वैल्यू निकल जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा, डी का वैल्यू डालेंगे इसमें। ठीक है, थोड़ा डी का वैल्यू निकाल ही लेते हैं इसमें। डी का वैल्यू क्या आएगा, देखो तो पहला केस में से निकाले तो दोनों को जोड़ देंगे, शॉर्टकट करने की कोशिश में देर हो रहा है, थोड़ा सोच लेते हैं इसको, लंबा तरीके से आप इसको सॉल्व करके डी का वैल्यू, क्योंकि L1 L2 आर नोन क्वांटिटीज, यू हैव गॉट 2 इक्वेशंस इन्वॉल्विंग डी एंड के, दो इक्वेशन है, सॉल्व करके डी और के निकाल सकते हो। पहले डिवाइड कर दो, के कट जाएगा, डी निकल जाएगा, फिर डी का वैल्यू डाल दो, के निकल जाएगा, दोनों निकल जाएगा तो तीसरा बिट जो निकालना है वो निकल जाएगा। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि थोड़ा और कुछ दिमाग लगा कि जल्दी हो जाए। एनीवे यही करके देख लेते हैं। तो हम कहेंगे हियर 4/5 इज इक्वल टू L1 माइनस डी बाय L2 माइनस डी implies 4L2 minus 4D is equal to 5L1 minus 5D। तो ये माइनस 5D को इधर ले आओ, L2 को इधर ले लो, तो D कितना आ गया, माइनस 5D हो गया प्लस 5D माइनस 4D इज इक्वल टू D, ये हो गया 5L1 माइनस 4L2। अच्छा, D का वैल्यू ये क्या है, D इज नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ हमें पता चल गया, नेचुरल लेंथ पता चल गया। ठीक है, अब अगर इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ देंगे, 1 और 2 को जोड़ देंगे तो क्या कहेंगे, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 5 9 इज इक्वल टू दिस। तो इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ देंगे तो मिलेगा 9 इज इक्वल टू के L1 माइनस डी प्लस के L2 माइनस डी। हमें के निकालने की जरूरत नहीं है, बट जब 9 होगा तब उसके पास भी तो एलंगेशन होंगे। पूछा है लेंथ, फाइंड द लेंथ व्हेन द टेंशन ऑफ द स्प्रिंग इज 9 न्यूटन। ठीक है, ये पूछा, चलो मानते हैं कि फाइनल लेंथ L3 है जो हमें पूछा गया है, तो हम क्या कहेंगे के L3 माइनस डी इज इक्वल टू 9 न्यूटन एंड दैट इज इक्वल टू के L1 माइनस डी प्लस के L2 माइनस डी। और ऐसा है क्या, तो ये सारा के तो एक दूसरे को खा गए। नाउ यू नो द वैल्यू ऑफ डी। ठीक है, आप इसमें से L3 का वैल्यू निकाल सकते हो, यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ L3। डी का वैल्यू हमें मालूम है और L1 L2 तो हमें दिया गया है, you can get the values of L3 in terms of L1 L2 and D का वैल्यू हमें ऑलरेडी मालूम है। D कहाँ निकला, D निकल गया यहाँ, यस। ठीक है, थोड़ा कोशिश करिए, 1 मिनट। हो पाएगा कि मुझे आगे करना है? यस। तो यहाँ पर थोड़ा लिख देते हैं, ये कहां से आएगा, 1 इक्वेशन प्लस 2 इक्वेशन गिव्स यू दिस।
तो ये करके हमारा L3 का वैल्यू निकल जाएगा। In figure shown, AB is a light bar of length 2 मीटर, ठीक है। A mass M is suspended at P in equilibrium. Mass M is suspended at P in equilibrium, ठीक है। फाइंड AP, ऐसे पूछा है, ये लेंथ कितना होगा? ओहो, ऐसा बोल रहा है क्या? एक्चुअली क्वेश्चन में क्या दिया है कि नॉन यूनिफॉर्म बार है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी A से कितना दूर पे। मान लो P पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, P पे सारा वेट आ रहा है, तो बताओ AP कितना है, ऐसा करके क्वेश्चन है। I don't think this question is different from your doubt. It is the same thing if you interpret properly. अब आप बार के बारे में सोचिए। बार के बारे में सोचना है। ये बार के ऊपर एक टेंशन इधर को है, एक टेंशन इधर को है और एक वेट यहाँ पे है, तो 3 फोर्स आ रहे हैं। हियर इज ए वेट, हियर इज ए टेंशन, ये टेंशन इसके साथ 37 डिग्री कर रहा है, ये 53 डिग्री कर रहा है, ये 53 डिग्री कर रहा है, ये 37 डिग्री कर रहा है। अब 3 फोर्स है किसी बार के ऊपर और वो इक्विलिब्रियम में है। अच्छा, तो तीनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन या तो पैरेलल होना है या फिर कंकरेंट होना है। हम इक्विलिब्रियम एनालिसिस में पढ़ चुके हैं। If 3 forces acting on a body keep it in equilibrium, then their line of actions must be parallel or concurrent. तो मतलब हुआ ये, अगर हम इसको बढ़ाएंगे और इसको बढ़ाएंगे, they must meet somewhere here. They must meet somewhere here. एक ही जगह से पास करना जरूरी है। ओ ऐसा है क्या? तो ठीक है, ये अगर एंगल 53 डिग्री हुआ और ये एंगल अगर हुआ हमारा कितना, ये 37 है, तो ये भी 37 हुआ, तो ये हो गया 53, तो ये हो गया 37, ये हो गया 53, है ना। ये 37 है, ये 53 है, मतलब दोनों मिलके कितना हुआ 90, मतलब ये एंगल कितना है 90। ओहो, ऐसा है। नाउ लुक एट दिस ट्रायंगल APP। चलो इस पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी को C कहते हैं। ध्यान से देख लो, ये एंगल 90 डिग्री हुआ है, सो इट इज नाउ ए ट्रायंगल लाइक दिस ACBC और ये लेंथ कितना है 2 मीटर। पता क्या करना है आपको? पता करना है AP और एंगल वगैरह क्या दिया है, ये 53 है तो ये 37 है और ये कितना है 53 है। हाँ, ऐसा दे देता है क्वेश्चन। अच्छा, ये कितना है 37 है, ये कितना है 53 है। तो आपको क्या पूछा था AP। तो एक काम कर दो ना मेरे भाई, ये पूरा एंगल तो 90 डिग्री है, ये पूरा एंगल तो 90 डिग्री है, तो आप क्या कहोगे, ये ट्रायंगल में हम कहेंगे 2/sin 90, है ना। 2/sin 90, साइन लॉ अप्लाई कर रहे हैं। 2/sin 90 इज इक्वल टू ये लेंथ कितना है, ये लेंथ AC बाय sin 37। AC मिल गया, AC बाय sin 37। हाँ, तो sin 81 है, sin 37 इज 3/5। sin 37 इज 3/5। यू नो, आपको 3, 4, 5 वाला एंगल को याद रखना पड़ेगा। ये 37 होता है। अच्छा, 3/5 डाल दो तो क्या मिला, 2 इज इक्वल टू 5AC/3 और AC हो गया 6/5 और 1.2 मीटर। ओ AC मिल गया। हमें तो AP निकालना था, लेकिन बड़ी चीज क्या है, हम कहेंगे AP, if you look at in APC triangle,
AP क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा कितना, AC cos 53। देखो ये 37 है तो ये 53 है, cos 53 सेम है sin 37, again it is 3/5, so it is 1.2 into 3/5, so it is coming out to be 0.72 meter. AP is equal to 0.72 मीटर। जस्ट कैलकुलेशन था, मेन कंसेप्ट क्या था कि तीनों फोर्स दे मस्ट बी कंकरेंट। फिर देखें कि एंगल ऐसे दिया है कि एंगल 90 डिग्री बन रहा है, जैसे पता चल गया 90 डिग्री, वी वेंट फॉर ए ट्रायंगल लाइक दिस। और ये ट्रायंगल में ये लेंथ दिया हुआ है, आपको पूछा ये लेंथ बताओ, हम लेविस थ्योरम वाला लगा मेथड, साइन मेथड लगा दी, पहले हम ये निकाल दिए, फिर इसमें से ये निकाल दिए। Find F to just start lifting the block। ओहो क्या बात है, ब्लॉक ऐसे रखा है, ब्लॉक के ऊपर आप दो फोर्स दे रहे हो और मान लो कि ये एंगल थीटा है, तो आप कहोगे इसको उठाने के लिए कौन, आप कहोगे फॉर जस्ट लिफ्टिंग सिग्मा FY इज इक्वल टू 0, F cos थीटा 2F cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू mg, तो मिल गया F मस्ट बी mg बाय 2 cos थीटा, है ना। अब सोचने वाली चीज है कि थीटा तो दिया नहीं, अब दिया नहीं है तो उसमें क्या बड़ी चीज है, दिया नहीं है हम लोग निकाल लेंगे, ये h है और ये d/2 है, तो ये हो गया h स्क्वायर d²/4 का रूट ओवर, ये आपको मालूम चल गया है ना। तो आप क्या कहोगे, cos थीटा, फिर cos थीटा इज इक्वल टू h by this length, h by h स्क्वायर प्लस d²/4 होल रूट ओवर, वैल्यू डाल दीजिए, f का वैल्यू मिल गया, ठीक है। सो व्हाट इज f इज mg इनटू रूट ओवर ऑफ h स्क्वायर प्लस d²/4 होल डिवाइडेड बाय 2h। समझ में आया क्या? अगर समझ में आ गया आपको लगता है कि आपको समझ में आ गया, तो अब इसके बाद का क्वेश्चन मैं पूछता हूं। जैसे ये दोनों लोग इस फोर्स में खींचेंगे, ये चलना शुरू करेगा, जैसे जैसे ये ऊपर चलना शुरू करेंगे, ये आदमियों को, ये लोगों को जो खींचने वाले हैं, उनको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा कि कम फोर्स लगाना पड़ेगा, कि वही फोर्स से ही काम निकल जाएगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा कि कम फोर्स लगाना पड़ेगा, कि वही फोर्स से काम निकल जाएगा ब्लॉक को उठाने के लिए। क्लास अच्छी, क्लास तो সকলে চালিয়ে না তো আসি কি কমেন্ট 11:30 ক্লাস पेन ड्राइव नहीं कैसे ना। तो बताना आपको ये है, जैसे जैसे ये खींचेंगे ये चढ़ने लगेगा, जैसे जैसे ये खींचेंगे और ये चढ़ने लगेगा, आपको बताना ये है कि ये दोनों लोगों को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा कि उतना ही फोर्स में काम निकल जाएगा। ज्यादा फोर्स, ये थोड़ा देखो इस फिगर को क्लियरली देखो तो क्या दिख रहा है, देखो तो इसमें जैसे जैसे ऊपर चलेगा थीटा बढ़ेगा क्योंकि cos 90 0 है, तो cos थीटा घटेगा तो ज्यादा फोर्स की जरूरत है। नाउ सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, क्या ये दोनों आदमी खींच के उस ब्लॉक को पूरा यहां तक ला पाएंगे? आपको सोच के बताना है, क्या वो खींच के पूरा वहां तक ला पाएंगे? देखो अगर पूरा वहां तक लेंगे, थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री, जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा cos 90 हो गया 0, यू नीड इनफाइनाइट फोर्स।
मतलब वो कितनी भी ताकत लगाए ये ब्लॉक को यहां तक उठा के नहीं ला पाएंगे। इधर क्लियर? कितनी भी ताकत लगाए यहां तक उठा के नहीं ला पाएंगे क्योंकि इनफाइनाइट फोर्स तो दे नहीं सकते। इवन व्हेन द एंगल बिकम्स 89 डिग्री तब आल्सो द फोर्स विल बी वेरी लार्ज। ये क्वेश्चन आया है, कोई एक टेलीग्राफिक वायर जा रहा है, स्ट्रेच्ड टेलीग्राफिक वायर, उसके ऊपर 100 ग्राम का चिड़िया बैठ गई 100 ग्राम वाली। बताओ व्हाट विल द टेंशन प्रोड्यूस्ड इन द वायर? अगर वायर स्ट्रेच्ड था, कोई वायर अगर कोई थ्रेड को कोई खींच के रखा है, दूसरा कोई थोड़ा सा भी दबा देगा पट करके टूट जाएगा, है ना। अब देखो यही थ्रेड जैसे क्योंकि स्ट्रेच है, थोड़ा सा भी बैठेगा तो सोचो फॉर इक्विलिब्रियम ये थोड़ा सा कुछ ऐसे हो जाएगा। दिस एंगल इज क्लोज टू 90 डिग्री। टेंशन क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। सो ऑन ए स्ट्रेच्ड वायर अगर कोई 50 ग्राम का भी चीज रख दोगे उसमें इनफाइनाइट टेंशन प्रोड्यूस होगा, वेरी लार्ज टेंशन विल बी प्रोड्यूस्ड। समझ में आया? तो ये चीजों को इसके साथ साथ आपको ये चीज समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। जैसे आप पूछे बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन पूछे तो सर प्रैक्टिकली हम किसी में अगर इनफाइनाइट फोर्स प्रोड्यूस करना है तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, आपका बात सही है, लेकिन इनफाइनाइट इज ए रिलेटिव टर्म, ध्यान रहे। कोई मिरर के लिए, कनकेव मिरर के लिए इंफिनिटी मतलब जो उसका फोकल लेंथ है, मान लो फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, आप अगर 1 मीटर दूरी पे रखोगे तो आप कहोगे इट इज इंफिनिटी, है ना। कोई इससे रिलेटिव टर्म जो ये मास है, जो इसका वेट है उससे थोड़ा ज्यादा हो गया, 100 टाइम्स हो गया, 200 टाइम्स हो गया, तो यू से इट इज इनफाइनाइट फोर्स। समझ में आ रहा है? इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट क्या होता है? अगेन इनफाइनाइट होता है। यू डोंट से कि इनफाइनाइट इज वेरी लार्ज, नो, इट इज लार्जर देन ए पैरामीटर। एक पर्टिकुलर चीज से ज्यादा होने से हम इनफाइनाइट कहते हैं। 50 ग्राम का कोई चिड़िया अगर कोई टेलीग्राफिक वायर पे बैठेगा तो 50 ग्राम का जो फोर्स है, मान लो कि 1 न्यूटन वो उसका वेट है, तो टेलीग्राफिक वायर पे कितना टेंशन प्रोड्यूस हो जाएगा? हाँ हो कि 10 न्यूटन 20 न्यूटन हो जाएगा। प्रैक्टिकली 20 न्यूटन होगा, लेकिन हम कहेंगे इज कंपेयर टू 1 न्यूटन इट इज 20 टाइम्स, सो इट इज इनफाइनाइट फोर्स। समझ में आ रहा है? इसका मतलब नहीं कि इनफाइनाइट मतलब बहुत बड़ा है, हम तो धीरे से उंगली में लगाएंगे, कितने भी मोटा केबल हो उसको तोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। इट इज रिलेटिव टर्म। समझ में आया? सो इनफाइनाइट को बहुत बड़ा समझना गलत है, बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू 1, क्योंकि जो बिगर स्मॉलर ये सब वर्ड है ना, देयर आर रिलेटिव टर्म्स। मैं आपको पूछूंगा ये लाइन बड़ा है कि छोटा है, अब लोग क्या बोलेंगे सर? अब पूछेंगे बताओ ये लाइन बड़ा है कि छोटा है, अब बोलोगे छोटा है, जबकि मैं इसके बारे में कुछ बोला ही नहीं। और मैं पूछूंगा ये लाइन बड़ा है कि छोटा है, बोलोगे बड़ा है, जबकि इसके बारे में कुछ बोला ही नहीं। सो ये जो बड़ा छोटा वाला जो चीज होता है ना, इट इज थ्रू कंपैरिजन। ठीक है, अब अच्छे स्टूडेंट हो या बुरे स्टूडेंट हो, इट ऑल डिपेंड्स कि तुम्हारे चारों तरफ कौन बैठे हैं। तुम अकेले हो, हम अकेले, तुम अच्छा नहीं हो, हम भी अच्छा नहीं है, तुम बुरे नहीं हो, हम भी बुरे नहीं है। समझ में आ रहा ना? सो ये कंपेयर, ये सब चीजें जो है कंपैरिजन की होते हैं। ठीक है, कोई ब्लॉक ए से स्लाइड करता है, नीचे आते आते छोटा हो जाता है, छोटा नहीं होता है, उतना ही बड़ा रहता है, फिगर छोटा हो गया, उतना ही बड़ा रहता है। और बोला कि ये ब्लॉक यहां से तो स्लाइड करके आया, यहां पर आके रुक गया। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये पॉइंट को सी कहते हैं। लेट वेलोसिटी एट सी इज v0। सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करें। ठीक है, ठीक है भाई। बोला कि दोनों पार्ट, स्मूथ पार्ट रफ पार्ट का रेशियो है m/n। आप इसको ml, इसको nl ले सकते हो, मैं mn ही ले रहा हूं, रेशियो हो गया mn। अच्छा ठीक है, तो पहले निकालते हैं वेलोसिटी एट c टू फाइंड vc। कैसे करेंगे? इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सीलरेशन g sin अल्फा, सबको मालूम है, जब ये फिसलते हुए नीचे आएगा, ये स्मूथ है तो एक्सीलरेशन होगा g sin अल्फा, डिस्प्लेसमेंट होगा m, तो vc स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, u स्क्वायर तो गया 2g sin अल्फा इनटू m। अच्छा ये तो vc क्या हो गया? vc स्क्वायर ही रहने दो। ठीक है, नाउ c2b मोशन, c2b मोशन, इनिशियल वेलोसिटी vc यहां पर पहुंचा है,
वेलोसिटी हो गया है vc। अच्छा, और यहाँ पर आके जीरो हो गया, फाइनल वेलोसिटी जीरो, डिस्प्लेसमेंट n, और अभी रुक गया मतलब रिटर्डेशन हो रहा होगा, रिटर्डेशन हो रहा होगा। अच्छा, रिटर्डेशन हो रहा होगा मतलब mg sin थीटा बड़ा होगा कि म्यू mg cos थीटा बड़ा होगा? म्यू mg cos थीटा बड़ा होगा। म्यू mg cos थीटा बड़ा होगा तो ये स्लो होते हुए रुकेगा, तो हम कहेंगे एक्सीलरेशन इज माइनस ऑफ म्यू mg cos थीटा माइनस mg sin थीटा होल डिवाइडेड बाय m। ये चीज सबको समझ में आना चाहिए। तो क्या हो गया ये, इट इज माइनस थीटा, कहाँ ये अल्फा था, ठीक है अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, तो ये हो गया म्यू कॉस अल्फा प्लस माइनस साइन अल्फा होल इनटू जी, ये हो गया रिटर्डेशन। अगेन v square is equal to u square plus 2as, now v square is equal to u square plus 2as का वैल्यू डालेंगे, v square तो हो गया 0, u square हो गया vc का स्क्वायर जो है 2g sin अल्फा इंटू m प्लस 2as 2 इंटू a, तो ये हो गया माइनस 2a, नेगेटिव है इसलिए माइनस आया, म्यू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू जी, और s क्या है n, समझ में आया? हमें म्यू पूछा गया था। ओ तो ठीक है, दोनों को इधर उधर कर लो, क्या मिलेगा 2 म्यू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा होल इंटू जी इंटू एन इज इक्वल टू 2g साइन अल्फा इंटू एम, जी को खा गया, ठीक है। आपको म्यू निकालना है तो आप निकाल सकते हो, इसको इधर ले लो, जी को खा गया 2 साइन अल्फा एम, ये हो गया 2 साइन अल्फा एन, ये 2 साइन अल्फा एन, तो क्या हो जाएगा, मिलेगा 2 म्यू कॉस अल्फा इज इक्वल टू 2 म्यू कॉस अल्फा इंटू एन, 2 म्यू एन कॉस अल्फा इज इक्वल टू ये 2g साइन अल्फा 2 साइन अल्फा एम इधर आ गया प्लस 2 साइन अल्फा एम इधर आ गया, तो 2 साइन अल्फा गोज कॉमन, m प्लस n, म्यू तो कोई भी निकाल सकता है, तो म्यू इज इक्वल टू 2 से 2 कट गया, साइन अल्फा के नीचे कॉस अल्फा हुआ तो हुआ tan अल्फा, m प्लस n होल डिवाइडेड बाय ये क्या आ जाएगा n, m प्लस n बाई n इंटू tan अल्फा, ये करके म्यू का वैल्यू निकल गया। ठीक है, सबको समझ में आया? तो सरकार त्रिपाठी, यू डाउट? यस सर। हाँ ठीक। सेम क्वेश्चन को अगर वाक्य थ्योरम से करेंगे तो कैसे करेंगे, है ना? तो बिफोर दैट हमें थोड़ा थोड़ा सा क्लू देखना पड़ेगा। सपोज यहाँ पे कोई एक इंक्लाइन प्लेन है, सपोज, और यहाँ पर कोई एक ब्लॉक रखा है मास m का, सपोज ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, सपोज, और दिया है कि ये लेंथ l है, ये एंगल थीटा है, ठीक है। अब ये ब्लॉक अगर a से b तक स्लाइड करके आएगा, फाइंड वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स when the block slides from A to B। यही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ नेसेसरी क्लू दे रहा हूं आपको। ये क्लू जो दे रहा हूं उसको याद रखना, दोबारा नहीं बताऊंगा। ये ब्लॉक यहां से फिसल के यहां तक आएगा तो क्या होगा, वाटर मालूम नहीं ये डिस्टेंस कितना है, से दिस डिस्टेंस इज s, कुछ तो होगा डिस्टेंस, से दिस डिस्टेंस इज s, ठीक है। जब ये ब्लॉक स्लाइड करके आ रहा होगा, आप लोगों को तो मालूम है कि यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो कितना होगा, म्यू इंटू आर, ये सबको मालूम है, और आर कितना होगा, mg cos थीटा। तो सॉल्यूशन ऐसे लिखेंगे, क्योंकि हम लोग स्मार्ट बच्चे हैं तो सीधे सीधे लिखेंगे, क्या है, म्यू इंटू आर, हियर व्हाइल स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, म्यू इंटू आर,
अगर इसका मास m है, r कितना है, r है mg cos थीटा, सो इट इज म्यू mg cos थीटा। सो w वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, म्यू आर के अगेंस्ट में कितना दूर गया है, s, सो इट इज म्यू mg s cos थीटा, फ्रिक्शनल फोर्स इनटू s, दैट इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स इनटू s। बट व्हाट इज s cos थीटा, अगर ये s है, ये थीटा है, ये लेंथ कितना है, s cos थीटा, सो इट इज म्यू mgl। देखो तो कितना इंटरेस्टिंग है, ये थीटा बीटा के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड्स ऑन द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मूव्ड। कहने का मतलब है अगर ये कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है, कोई चीज यहां से फिसल के यहां पर आया या फिर यहां से फिसल के यहां पर आया, कौन सा केस में ज्यादा वर्क होगा, कौन सा केस में ज्यादा वर्क होगा, ये फिसल के यहां पर आया और ये फिसल के यहां पर आया। मान लो कि ये A है, ये B है, ये C है, तो आप क्या कहोगे, W फ्रॉम और वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, क्या कहोगे, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू W A to C इज इक्वल टू W B to C, आने में भी वही होगा, है ना, W B to C, और कितना है, ये डिपेंड्स ऑन द हॉरिजॉन्टल बेस लेंथ ट्रैवल्ड। ये लेंथ अगर L है तो L के ऊपर डिपेंड करता है। क्या ये चीज सबको समझ में आया, ये हो गया हमारा क्लू, ये हो गया हमारा क्लू। तो जब कोई चीज फिसल के नीचे आता है तो क्या वर्क होता है, दैट डिपेंड्स अपॉन, क्या वर्क होता है अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स, दैट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ L। ठीक है, इट इज WAC इज इक्वल टू WBC इज इक्वल टू म्यू mgl, ऐसा करके हो गया हमारा वर्णन। अच्छा, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। नाउ आई वांट टू यूज दिस कंसेप्ट हियर। अच्छा ठीक है, इसको अभी मिटाता हूं, आप लोग देख चुके हो इसको। अब ये कंसेप्ट को यूज करेंगे हम लोग, कंसेप्ट को यूज करने वाले हैं। अब हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना चाहेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, टोटल वर्क डन ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू gain in kinetic energy। Now A to B मोशन में A से शुरू किया, B पे आया, A पे क्या था इनिशियल वेलोसिटी 0, B पे क्या है 0, तो हम कहेंगे गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज, पहले भी 0 था काइनेटिक एनर्जी, बाद में भी 0 है, गेन क्या हुआ 0। सो टोटल work done on the body is 0। लिख रहे हैं, बोलते लंबा हो रहा है, समझ जाओगे, फटाफट समझ जाओगे। अच्छा, टोटल वर्क डन 0 है, ठीक है। अब इस बॉडी के ऊपर क्या क्या फोर्स आ रहे हैं, चलो थोड़ा देखते हैं ध्यान से। ये है, एक वेट आ रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है, एक फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है, कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है। यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। कुछ रास्ते में फ्रिक्शनल फोर्स नहीं आ रहा है क्योंकि स्मूथ था, कुछ रास्ते में आ रहा है, तो हम कहेंगे टोटल वर्क डन बाय mg। मालूम नहीं है हाइट कितना है, ये हाइट हमें दिया नहीं है, वी अस्यूम इट टू बी h, ठीक है। वर्क डन बाय mg, तो कैसे निकालते हैं, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यहां से यहां पर आया, mg के चलते कितना वर्क हुआ, इस डायरेक्शन में कितना आया h, सो इट इज mgh। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, और ये नॉर्मल रिएक्शन तो रास्ता भर इसका डिस्प्लेसमेंट को परपेंडिकुलर था, तो हो गया 0।
वर डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। यहां से यहां तक तो कुछ नहीं था, यहां से यहां तक आया, यहां से यहां तक आया तो कितना होगा सोचो। तो अगर ये अल्फा है, सपोज हम कहेंगे ये पहला वाला H1 है, इसको कहेंगे H2, इसको mg H1 ले लेते हैं, आपको समझने के लिए आसान होगा। ये हो गया H2। H2 कितना है, H2 कितना है मालूम नहीं है, बट H2 बाई दिस, ये डिस्टेंस BP, H2 बाई BP, तो हम सीधा लिख देते हैं इट इज म्यू एम जी इंटू दिस लेंथ BP, म्यू एम जी इंटू BP हो गया वार्डन, है ना, क्योंकि म्यू एम जी L होता था हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के ऊपर, अल्फा अल्फा से कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा ये BP कितना है, हियर व्हाट इज H2 by BP, H2 by BP is equal to tan alpha, तो H2 हो गया BP tan alpha, so it is coming out to be, और BP हो गया H2 cot alpha, so mu mg BP is equal to H2 by tan alpha H2 cot alpha। बस काम हमारा खत्म। ये जो वार्डन हुआ बाई फ्रिक्शनल फोर्स है कि अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स है, अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स है, तो हम क्या लिख रहे हैं, वार्डन ऑन ए बॉडी बाय all forces is equal to gain in kinetic energy, ये हमें मालूम है, by all forces। तो बाई फ्रिक्शन तो नहीं हुआ, अगेंस्ट हुआ है, विल राइट दिस, सो दिस प्लस दिस मस्ट बी इक्वल टू 0, सो मिला mgh1 इज इक्वल टू, और प्लस ये वाला वार्डन म्यू mg h2 cot alpha इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि टोटल काइनेटिक एनर्जी 0 है, टोटल वार्डन इज इक्वल टू आल्सो 0। अच्छा ये mgh1 दिस, अब h1 h2 दोनों का वैल्यू डाल देते हैं, क्या निकालना है, h2 क्या है, इट इज a h2 by n is sin alpha, h1 by m plus n is sin alpha। नहीं, हम देख रहे हैं यहाँ पर h1 कितना है, h1 is h1 by m plus n is sin alpha, so it is m plus n sin alpha। h2 क्या हो गया, h2 by n is equal to sin alpha, h2 is equal to n sin alpha। डाल दो दोनों का वैल्यू डाल दो, न्यू का वैल्यू मिल जाएगा। और अगर मैं अभी ये समझ चुकी हो तो इसको मैं अभी मिटा रहा हूं और तुरंत निकाल रहा हूं, देखो रेशियो कर देंगे, इसको इधर ले लेंगे, 0 है, डिवाइड कर देंगे, क्या मिलेगा देखो, तो म्यू इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ये इक्वेशन इक्वेशन 1 क्या मॉडिफाई हो गया, mgh1 इज इक्वल टू म्यू mgh2 होल इनटू कॉट अल्फा है, ठीक है, ये mg को खा जाओ, क्या मिला h1 by h2 और म्यू इज इक्वल टू h1 by h2 कॉट अल्फा। h1 का वैल्यू दिस sin अल्फा है, h2 इज दिस sin अल्फा है, कट जाएगा, क्या मिलेगा m प्लस n बाई n कॉट अल्फा, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा tan अल्फा। रेशियो ले लिए, sin अल्फा कैंसिल हो गया दोनों में से, तो आप इसको वार्कनेज थ्योरम से भी ऐसे कर सकते हो। लेट अस सी दिस क्वेश्चन, बोल रहा है कि एक ब्लॉक m है और ये स्मॉल m है, पूछा है ये जब इक्विलिब्रियम में है तो ये इसको नीचे लाने की कोशिश कर रहा होगा, इसको पुश करने की कोशिश कर रहा होगा, इसमें कुछ कंप्रेशन होगा। व्हाट इज द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, नेग्लेक्ट फ्रिक्शन दिया नहीं है, नेग्लेक्ट फ्रिक्शन एट ऑल पॉइंट्स, नेग्लेक्ट फ्रिक्शन एट ऑल पॉइंट्स। अच्छा ठीक है, तो चलो देखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m। सॉल्यूशन कुछ ऐसा गया, ये जो स्मॉल m है
ये एंगल तो दिया रहेगा पक्का, एंगल नहीं दिया रहेगा तो नहीं होगा। हाँ एंगल दिया है 45 डिग्री, ये एंगल दिया है 45 डिग्री ताकि आपको कैलकुलेशन आसान हो जाए। एनीवे ये जो ब्लॉक है M ये अभी इक्विलिब्रियम में है। यहाँ पे कोई नॉर्मल रिएक्शन तो आ रहा होगा, इसका वेट आ रहा होगा, यहाँ पर भी रिएक्शन आ रहा होगा। अब आप क्या कहोगे, ये एंगल 45 डिग्री है ना, ये एंगल 45 डिग्री है तो ये एंगल भी 45 डिग्री है। अच्छा ये बात है क्या, तो हम कहेंगे सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0 क्या देगा, R का अपवर्ड कंपोनेंट दैट इज R cos 45, क्योंकि ये एंगल भी 45 डिग्री है, क्योंकि ये 45 डिग्री है। अच्छा R cos 45 इज इक्वल टू mg, हाँ तो R का वैल्यू हो गया √2 टाइम्स mg। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ कैपिटल M, ये है कैपिटल M। अब R इसके ऊपर ऐसे आ रहा है और इसको R का एक कंपोनेंट है जो इसको इधर भगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन स्प्रिंग जाने नहीं दे रहा, स्प्रिंग इज पुशिंग इट। ठीक है ना, अगेन यही तो R है, ये 45 है, सिग्मा Fx इज इक्वल टू 0 मींस R cos 45 इज इक्वल टू Fs। अरे R cos 45 तो थोड़ी देर पहले निकाले थे mg, R cos 45 इज mg, तो क्या मिलेगा mg इज इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स, है ना। तो फिर कंप्रेशन इन स्प्रिंग is equal to spring force by K, so it is simply mg by K। कितना सिंपल है, elongation compression in the spring is mg by K। क्या समझ में आ गया आपको?